Hello students, as I promised you that in this channel our relationship won't be just like entrance preparation. I'm trying to take it in a different level, in a different height so that we can be with you in this entire journey जो आज निफ्ट एनआईडी और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपकी जो डिज़ाइनर लाइफ है और भी आगे काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आएंगे जिसके थ्रू आप लोगों को जाना पड़ेगा एंड काफ़ी तरह के स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब भी आएगा ज़िंदगी में। इन सब चीज़ों में बात करने के लिए, इन सब चीज़ों से कैसे निजात मिल सकता है, हाउ कैन यू गेट रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड कैन डू बेटर, परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम लाइफ, इन सब सब्जेक्ट में बात करने के लिए मैंने इन्वाइट किया था मेरे चैनल पे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शानू श्रीवास्तव को। शानू जी दिल्ली के एक जाने माने हॉस्पिटल की जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको हेड करते हैं। बाकी सुनते हैं उनसे ही। नमस्ते शानू जी। नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। तो आप पहले दर्शकों को थोड़ा बहुत बताइए कि आप कहाँ पे हैं और क्या आपकी एक्चुअली डेली रूटीन होती है, जो ये सब आप किस तरह के पेशेंट्स और प्रॉब्लम्स को डील करते हैं बेसिकली। अभी तो मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल में काम करती हूँ और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट आते हैं जिनको हम काउंसिल करते हैं, जो कि वहाँ एडमिट होते हैं। इसके अलावा जो ओपीडी है जो हम रोज़ करते हैं 2 बजे से लेकर 5:30 तक, वो ओपन होता है सबके लिए। उसमें हर तरह के क्लाइंट हमारे होते हैं। कोई डिप्रेशन का होता है, कोई एंग्जाइटी का होता है, किसी को मैरिटल इश्यूज़ होते हैं, किसी को एडोलेसेंट प्रॉब्लम होती है। तो किसी भी टॉपिक पे वो बात करने के लिए वो टाइम ओपन होता है किसी के लिए भी। तो इस पे हर एज के पेशेंट आपको मिलते हैं, स्टूडेंट भी मिलते हैं आपको? हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट भी मिलते हैं। 14 साल से नीचे के बच्चों को मैं नहीं देखती क्योंकि मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन 14 साल से ऊपर के किसी भी एज के बच्चों को या एडल्ट को मैं देखती हूँ। हालांकि मेरा जो चैनल की एज स्टार्ट होता है वो 13-14 के बाद ही होते हैं, जो लोग ऐसे एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेते हैं। और मेरे ख्याल से जो मैंने अपने स्टूडेंट पे भी देखा है, स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है, बिकॉज एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत कम बच्चों को चांस मिलता है, बहुत बच्चे उम्मीद लेके जाते हैं। तो ऐसे केसेस क्या आते हैं आपके पास जो बच्चे डिप्रेशन में हैं या बच्चे ऐसे एग्ज़ाम स्ट्रेस के थ्रू जाते हैं? बहुत ज़्यादा आजकल मुझे लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगर स्ट्रेस को सही समय पे नहीं संभालते हैं तो धीरे धीरे कोई ना कोई बहुत ही गहन मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम की ओर वो चले जाते हैं। डिप्रेशन एक बड़ी कॉमन चीज़ है, और 14 साल की तो मैं बात कर रही हूँ, 14 से कम उम्र के बच्चे भी कभी कभी आते हैं कि वो बात करना चाहते हैं, जिनको कि डिप्रेशन डेवलप हो रहा है या जो बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में है, बहुत प्रेशर झेल रहे हैं पढ़ाई का या पेरेंट्स की ओर से बहुत प्रेशर है। तो आजकल जो स्ट्रेस है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकेट्रिक डेवलप हो रही हैं। मैं एक बार आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, सीधा कैमरा की तरफ देख के आप थोड़ा बहुत पेरेंट्स के लिए भी आइडेंटिफाई करवा दें कि किस तरह की प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम समझते हैं जब ये बच्चों में आते हैं, और वो कैसे किस तरह से वो लोग भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर कोई तरीका है जिसपे बच्चे भी समझ पाए कि इट्स नॉट राइट, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, तो मुझे अभी यहाँ पे हेल्प लेना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों का एक मेंटल ब्लॉक है टू रीचिंग आउट अ साइकोलॉजिस्ट, बात करने में। तो ये आप थोड़ा सा सीधा उनसे ही बात कीजिए। साइकोलॉजी को लेके या साइकेट्रिक चीज़ों को लेकर के या मानसिक चीज़ों को लेकर के हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि इसके बारे में तो हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। ये अभी भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग हिचकते हैं बात करने के लिए, चाहे आज की यंग जनरेशन हो वो भी। और अगर बच्चे कभी इस तरह के कोई सिम्टम एक्सप्रेस भी करते हैं पेरेंट्स के सामने, तो पेरेंट्स उसमें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये हमारे समाज में फैला हुआ है कि हमें अपने मानसिक चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्या हम पागल हैं क्या? मानसिक चीज़ों पे बात करना या किसी प्रोफेशनल हेल्प की ओर जाना वो सिर्फ पागल लोग करते हैं। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एड्रेस होने को रह जाती हैं, और थोड़ा सा हेजिटेशन की वजह से एक प्रोफेशनल हेल्प की ओर लोग नहीं जा पाते हैं। जैसा कि आपने अभी पूछा सुनंदो जी कि क्या चीज़ें होती हैं जिनको कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंट्स भी। अगर आप बच्चे के अंदर देख रहे हैं कि कोई बहुत ही ग्रॉस चेंज आ रहा है उसके बिहेवियर में, अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक से बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा है, रात में 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं सो पा रहा है, या पूरी रात जग रहा है, या आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल गुमसुम रहने लगा है, अब उसके बिहेवियर में वो बात नहीं रह गई, उस तरह से वो बात नहीं करता जैसे कि वो पहले करता था,
खाने पीने में आप उसके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, उसके भूख में भी कमी आई है, लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ उसने बैठना कम कर दिया है, या वो लगातार शायद हमेशा निगेटिव बातचीत करता है। जब भी वो बात कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं जो वो बोलता है, चाहे वो अपने कैरियर के लिए हो, चाहे अपने लाइफ के लिए हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली, लगातार, तो ज़रूर मुझे लगता है पेरेंट्स को इस पे बात करने की आवश्यकता है। ये एक सही समय होगा जब पेरेंट्स इस बारे में बात करें। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं या बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प की ओर जा सकते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं आजकल तो जैसे एक ट्रेंड सा ही है कि रात जाग के पढ़ना एंड ऑल, उसमें कैसे समझ में आएगा कि वो नेचुरली रात जाग के पढ़ रहा है या वो प्रॉब्लम बेस हो नहीं पा रहा है? कोई उसको समझने के लिए तरीका है क्या कोई? अगर बच्चे रात में जग के पढ़ रहे हैं तो दिन में कुछ ना कुछ तो सोते ही होंगे, 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन अगर डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, अगर स्ट्रेस है, अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तो वो दिन में भी नहीं सो पाएंगे। तो ना वो रात में सो पा रहा है, ना वो दिन में सो पा रहा है। तो इसकी वजह से उसकी जो रेगुलर लाइफ स्टाइल है उसके ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। ओके, सो ये एग्जैक्टली जब हम लोग जो डिप्रेशन वाली बात करते हैं, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, और ये जो स्ट्रेस हम लोग एग्जाम स्ट्रेस या कोई भी पढ़ाई का स्ट्रेस, दोनों क्या इक्वल है कि अलग है? नहीं, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। स्ट्रेस आपको टेम्परेरी हो सकता है, जैसे कि अगर आज मेरे घर में पार्टी है तो शायद मैं स्ट्रेसफुल हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आ रहे होंगे, मुझे बहुत चीज़ें अरेंज करनी है, या कल मेरा एग्ज़ाम है तो शायद मैं स्ट्रेसफुल हूँ। स्ट्रेस एक बहुत ही टेम्परेरी काइंड ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि स्ट्रेसर्स बहुत टेम्परेरी कंडीशन तक रहते हैं, टेम्परेरी टाइम तक रहते हैं, या बहुत ही लिमिटेड समय तक रहते हैं। लेकिन डिप्रेशन में कुछ खास सिम्टम होते हैं जो कि अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा समय तक अगर आप उन लक्षणों से गुज़र रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग दैट सिचुएशन, तो ज़रूर वो डिप्रेशन की ओर होगा। और वो मैं कुछ खास लक्षण बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं, लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में हैं। स्ट्रेस में अगर आप हैं तो जब भी वो स्ट्रेसर हटता है, जब भी वो सिचुएशन, जब भी वो काम पूरा हो जाएगा, तो आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है, कल एग्ज़ाम है और आज उसको बड़ी बेचैनी हो रही है, बार बार मुंह सूख रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा है, लेकिन कल अगर उसने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद दैट पर्सन इज़ फीलिंग रिलैक्स्ड, तो दैट मीन्स कि आप वो सिचुएशनल स्ट्रेस में थे, तो स्ट्रेसर की वजह से था, क्योंकि स्ट्रेसर उस समय आपका था एग्ज़ाम। लेकिन अगर एग्ज़ाम भी हो गया, सिचुएशन भी चेंज हो गई, लेकिन आपका मूड चेंज नहीं हो रहा है, आपका नींद का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप किसी सीरियस मानसिक समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो डिप्रेशन क्या कोई एक बीमारी है बाकायदा? एक इसको बीमारी बोला जाता है या एक सिचुएशन है लॉन्गर स्ट्रेस की? जी सुनंदो जी, डिप्रेशन कई तरह से होता है। सिचुएशनल डिप्रेशन भी होता है। किसी का अफेयर है किसी यंगस्टर का और वो अफेयर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन ऐसी आई कि लड़की ने छोड़ दिया या लड़के ने छोड़ दिया, तो अगर नेगेटिव सिचुएशन आई और आप उसको डील नहीं कर पाए तो भी डिप्रेशन के सिम्टम आए, तो उसको हम सिचुएशनल डिप्रेशन कहते हैं। या एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा आ रहा है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हमारी लाइफ में आने जा रही है, शादी का प्लान हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा चेंज भी आपकी लाइफ में डिप्रेसिव सिम्टम क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो रियल डिप्रेशन होता है, जिसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, सिचुएशनल डिप्रेशन को भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, लेकिन वो मोस्टली काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें दवाई और ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दोनों चाहिए, उसके लिए फिर वो एक जो मेजर डिप्रेशन होता है, जो ऑर्गेनिक डिप्रेशन होता है, उसके सिम्टम कुछ अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप उनको पहचान सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली ये एक बीमारी है। ओके, मतलब देयर आर लॉट इन दिस टर्म डिप्रेशन। तो इसको लेके अगर इस चैनल पे क्वेश्चंस आता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के एंड ऑल, तो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा वो आके बात करने के लिए।